Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, that is chapter 9, force and laws of motion. Okay. So first we should know that what is force. So a push or a pull is known as a force. कि push हो या pull हो, जो भी हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उससे हम लोग क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसमें फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स। सो हम लोग बैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। द नेट फोर्स इज व्हेन टू और मोर फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम द अप्लाइड फोर्स कंबाइन आर कॉल्ड द नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो है, जैसे कि सपोज मैंने एक टेबल लिया है, ठीक है, टेबल है उसके दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो टेबल है उसके दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है और दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब ना एक तरफ से ज़्यादा लग रहा है ना दूसरी तरफ से कम लग रहा है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। सो उन दोनों को टोटल अगर मैं उन दोनों का टोटल कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, मतलब टोटल फोर्स हो जाएगा। और जहाँ बैलेंस फोर्स की बात आती है कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो हिल नहीं रहा है, तो उसे बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। कि बैलेंस्ड है, दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है, ना कहीं से ज़्यादा ना कहीं से कम। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि दीज फोर्सेज आर अनइक्वल। अब जहाँ अनइक्वल की बात आती है वहाँ पे क्या है, अनइक्वल मतलब कि मैं फिर से आपको एक टेबल का एग्जांपल देती हूँ कि एक साइड से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक साइड से फोर्स कम लग रहा है। तो जिस साइड से फोर्स ज़्यादा लग रहा है उस साइड से वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। मतलब कि एक तरफ से फोर्स कम लग रहा है, एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा लग रहा है टेबल पे, उसी साइड से वो मूव करेगा, है ना। तो वो होता है अनबैलेंस्ड, मतलब फोर्स अनबैलेंस्ड है, एक तरफ से ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ से कम लग रहा है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास थ्री लॉज है मोशन के, कि मोशन होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। सो हमारे पास फर्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, देखते हैं। अब इसमें बोला गया है कि अन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या बोला गया है कि सपोज जैसे एक बॉल है, ठीक है, बॉल को हमने रख दिया है तो वो स्टेशनरी है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर कोई भी बॉल है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, कब तक, जब तक हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं डालते हैं। समझ आ रहा है कि देखिए, जैसे कि एक बॉल रेस्ट पे है तो जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक वो मूव नहीं करेगी। और अगर कोई भी बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है, मूव कर ही जा रहा है, तो जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगी वो रेस्ट पे नहीं आएगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक मैं उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती हूँ। समझ जा रहा है आपको, जब तक मैं उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी तो वो अपनी ही पोजीशन में रहेगा, फिर चाहे वो मूव कर रहा हो या फिर रेस्ट पे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। इसमें क्या बोला गया है, इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो फोर्स है वो जीरो नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है। अगर फोर्स लग रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो मतलब फोर्स जीरो नहीं है, और अगर मूव कर रहा है मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो क्या होगा कि जो डायरेक्शन है एक्सीलरेशन की इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है, फोर्स जीरो नहीं है, मतलब वो मतलब उसकी मूवमेंट हो रही है, वो मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी होगी। ये है सेकेंड लॉ। दिस फोर्स नोट्स अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है किसके बारे में बताता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको पता है, मैं बताती हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, सपोज 25 न्यूटन ले लो या 10 न्यूटन ले लो, तो न्यूटन क्या है, न्यूटन यानी कि एन, कैपिटल एन, यानी कि वो यूनिट है फोर्स की। जैसे मीटर किलोमीटर होता है वैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट है।
ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि एक्शन रिएक्शन मीन्स दैट फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर में ही होता है। द फोर्स इन्वॉल्व आर कॉल्ड एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, और इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। अब ये जो इसका मतलब क्या है, ये जो डेफिनेशन है उसका वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे कि सपोज एक बॉल लिया, बॉल मैंने वॉल पे मारा, ठीक है, तो मैंने तो मारा, वो मेरा एक्शन हुआ, पर वॉल की तरफ से भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब बॉल से टकरा के वो वापस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि वॉल है उसका जो फोर्स है बॉल के सामने वो बहुत ज़्यादा है, तो बॉल के फोर्स से वॉल तो मूव करेगी नहीं, है ना। तो वॉल क्या कर रहा है, वॉल भी अपना फोर्स बॉल पे लगा रहा है, इसीलिए वो वापस आ रहा है। समझ आ रहा है। अगर मैंने दीवार पे बॉल फेंका तो बॉल का जो फोर्स दीवार पे लग रहा है, दीवार का फोर्स बॉल के फोर्स से ज़्यादा होगा, तो दीवार तो बॉल के फोर्स से मूव करेगी नहीं, पर हाँ दीवार का जो फोर्स बॉल पे लगेगा तो बॉल वापस आएगा। समझ आ रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैंने जो एक्शन किया उस पर रिएक्शन भी हुआ, किसका, दीवार का। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। Okay, then next we have that Newton's third law of motion is every interaction is there is a pair of force acting on the two interacting objects। यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे इनका फोर्स लगता है और वो फोर्स इंटरेक्ट होता है। मतलब मैंने अभी बताया, आपको एग्जांपल दिया बॉल का और दीवार का, तो एक दीवार हो गई और एक बॉल हो गया, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनका फोर्स इंट्रैक्शन है, मतलब एक ने एक्शन किया तो दूसरा का रिएक्शन आया, तो ये फोर्स इंट्रैक्शन होता है। देन द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट है, जैसे बॉल है, तो बॉल पे जो बॉल का जो फोर्स है क्या वो दीवार के फोर्स से इक्वल होगा? नहीं, ऐसा किसी किसी चीज़ में होता है, सभी में ऐसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट, द थर्ड ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। देखिए, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जैसे मैंने बॉल फेंका, ठीक है, तो अगर मैं बॉल फेंक रही हूँ तो पहला तो इसी डायरेक्शन से लगेगा, और जब दीवार से लग के बॉल वापस आएगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब फोर्स दीवार की तरफ से लगेगा, ठीक है। देन फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स इक्वल्स एंड ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर्स। ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, इक्वल मतलब जितना बॉल जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स दीवार का लगेगा बॉल पे, ठीक है, और ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स पेयर्स है वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहते हैं। देन नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड टू कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बोथ object experience force which are explained magnitude and opposite in direction. Such force cause one object to speed up and the other object to slow down। इसमें क्या बोला गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच का जो एक्सपीरियंस है, फोर्स है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी दोनों की। उसके बाद क्या बोला जाएगा कि अगर एक की स्पीड बढ़ जाएगी तो दूसरे की कम हो जाएगी। कैसे, देखिए बताती हूँ। सपोज मैंने दो बॉल फेंकी एक दूसरे के सामने, ठीक है, और दोनों आकर एक दूसरे से टकराई पर ऑपोजिट डायरेक्शन। एक मैंने राइट से फेंकी, दूसरी लेफ्ट से फेंकी, और दोनों आके एक दूसरे से टकराती है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का दोनों पे सेम इक्वल फोर्स लगाया गया है नंबर्स में, पर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर जैसे आके टकराएगी, तो जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ आके टकराएगी तो एक जो बॉल है वो दूसरे के साथ टकराएगी, तो एक की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ये स्टेट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देन नेक्स्ट वी हैव इनर्शिया एंड मास। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसे ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर रखता है। जैसे कि देखिए, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। इनर्शिया एंड मास ऑफ एन बॉलिंग बॉल रोल्ड डाउन द रोड would eventually come to a stop. Friction is an unbalanced force that causes the ball to stop or slow down। अब इससे बोला गया है कि टेंडेंसी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करना,
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करे जा रहा है तो करे जा रहा है, और अगर मूव करे भी जा रहा है तो वो रुक भी सकता है। ये क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, इनर्शिया मतलब क्या है, एक टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो मूव करते करते अपने आप को रोक भी सकता है। फिर से बता रही हूँ कि टेंडेंसी क्या है, ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है वो ऑब्जेक्ट की एक ऐसा चेंज है ऑब्जेक्ट में कि अगर कोई मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव करता जाएगा, और अगर कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब जिस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट है उस टाइम उसी सिचुएशन को अपने अंदर रजिस्ट करने की रखने की कैपेबिलिटी होती है टेंडेंसी। और जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करे जा रहा है पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आके वो रुकता है, तो उसे जब वो रुकता है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है, तो जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है वहाँ पे एक फोर्स है जो काम करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अनबैलेंस्ड है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मूव करने से रोकता है, वहाँ पे वो स्टॉप करता है वो उसे। और फ्रिक्शन को कैसे समझेंगे कि कोई भी दो सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस है, उसकी जो इरेगुलरिटीज होती है वो लॉक हो जाती है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मूव करने से रोक पाता है। ऐसे फ्रिक्शन वर्क करता है। विदाउट फ्रिक्शन द बॉल वुड कीप गोइंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा, वो कहीं भी जाके स्टॉप नहीं होगा। इसीलिए फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवमेंट के लिए। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है, अमाउंट है मैटर की एक ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर है वो क्या है, मास हो जाता है। अ बॉलिंग बॉल हैज़ मोर मास देन ए टेनिस बॉल। एक बॉलिंग बॉल है और एक टेनिस बॉल है, तो बॉलिंग बॉल जो है उसमें टेनिस बॉल से ज़्यादा मास होता है, ज़्यादा मैटर होता है। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर टू इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। देन मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास क्या है, मेजरमेंट है किसकी, इनर्शिया की। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर होगा उतना, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। ओके, सो मास इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मास क्या है, मेजरमेंट है किसकी, इनर्शिया की। अगर इनर्शिया को मेजर करना है तो हम लोग किसको मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे। ओके, सो हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो स्टार्ट करेंगे, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।